हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रा एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पर होता क्या है, देखो ये जो टॉपिक हम जो नया स्टार्ट करने वाले हैं ये वर्कशीट 5 का है। तो वर्कशीट 5 करने से पहले पहले हम समझेंगे फैक्टराइजेशन कैसे होता है, उसका मतलब क्या है, अलजेब्रा में उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है और किस तरह से उसका हम यूज़ कर सकते हैं अलजेब्रा में। तो सबसे पहले हम चीज़ समझते हैं फैक्टर क्या होता है। आप क्लास 6 में 5 में पढ़े होंगे फैक्टर्स क्या होता है। जैसे एग्जांपल आप ऐसे पकड़ सकते हो, सपोज मैंने कहा 36, तो यहाँ पर देखो 36 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, कौन से टेबल में 36 आते हैं, कौन से नंबर से 36 डिविजिबल हो जाएगा। तो आप पहला नंबर क्या बोलोगे, 1 बोलोगे, फिर बोलोगे क्या 2 होगा, नेक्स्ट क्या 3 होगा, 4 होगा, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 36। फिर क्या बोलोगे, 5 तो नहीं होगा, फिर क्या होगा 6 होगा, 6 इज द फैक्टर ऑफ 36। उसके बाद 7 नहीं होगा और 8 भी नहीं होगा, फिर 9 होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है 36 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स मतलब वो नंबर होता है, अगर हम उससे इस नंबर से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर जीरो निकलेगा। अगर आप 1 से डिवाइड करोगे 36, रिमाइंडर जीरो। अगर 2 से डिवाइड करोगे 36, जो 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर जीरो निकलेगा। 36 को फिर 3 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर जीरो निकलेगा। तो ये सब चीज़ आपको पता है फैक्टर्स किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर 9 होगा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा बताओ, 10 तो नहीं होगा, फिर 11 नहीं होगा, उसके बाद 12 होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है 1 2 3 4 6 9 12, ये सब क्या है 36 के फैक्टर्स है। 36 के फैक्टर्स कौन कौन है, 1 2 3 4 6 9 12। फिर ठीक है, तो ये सब 36 के फैक्टर्स है। उसके बाद 12 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 18 होगा। ठीक है, उसी तरह लास्ट में एक 36 होगा। तो हमेशा याद रखो जो फैक्टर्स होता है, फैक्टर जो होंगे वो सारे नंबर्स 36 से हम इसको डिवाइड 36 के साथ इन सब नंबर को एक एक करके डिवाइड करेंगे, सब नंबर जब डिवीजन होगा तो सबका रिमाइंडर जीरो निकलेगा। तो ये सब चीज़ आपको पता होगा कि फैक्टर्स किसे कहा जाता है। तो अलजेब्रा में इस कॉन्सेप्ट का कैसे यूज होता है वो हम समझेंगे। यहाँ पर देखो आपके बुक में जो लिखा है उसी हिसाब से हम चलेंगे, और इसके अंदर जो मेथड गिवन है, आपके बुक के अंदर जो मेथड गिवन है उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद मैं आपको अलग से एक मेथड बताऊंगा जिससे ये फैक्टराइजेशन जो आपका जो कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का वो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपका बुक में जो लिखा है वो सब हम समझेंगे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आपका बुक का एग्जाम्पल सब हम देखेंगे किस तरह से वो सॉल्व किया है। वो अपना एक मेथड बुक का खुद का गिवन है। ठीक है, तो उसका वो बुक का मेथड हम देखेंगे कैसे वो किया है। उसके बाद हम अपना एक मेथड मतलब और एक मेथड मैं आपको बताऊंगा जिससे आप जल्दी से कर पाओगे। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एक करके मैं समझाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लेकिन एक एक चीज़ को समझेंगे और देखेंगे कैसे उसको सॉल्व हम कर सकते हैं। आपका बुक का मेथड भी देखेंगे और मैं आपको अलग से एक मेथड बताऊंगा जो बहुत जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, वही मेथड आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पहले फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रा एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखो पहला आपका बुक में जो गिवन है, यू ऑलरेडी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। आपको ऑलरेडी पता है कौन से फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है। लेट अस रिकॉल, उसको हम रिकॉल करते हैं। दैट वी कैन फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 30। जैसे यहाँ पर देखो 30 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, 2 3 5 एंड 30, 2 3 एंड 5 होगा। ठीक है, एंड 30 कैन बी एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर ऑफ 30 के यहाँ पर क्या बोला है 2 3 एंड 5, 2 3 और 5। ये यहाँ पर कैसे किया देखो, जैसे हम 30 का प्राइम फैक्टर से कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे 30 का आप निकालोगे तो पहले यहाँ पर क्या करोगे 2 लोगे, फिर यहाँ पर नीचे क्या लिखोगे यहाँ पे 15 लोगे, फिर आपको यहाँ से इसको 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर आके आपका खत्म हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर वो समझा रहा है। जैसे प्राइम फैक्टर ऑफ 30 क्या होता है 2 3 एंड 5 होता है। एंड वो बोले कि 30 जो होता है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये जो है 30 के ये जो 2 3 5 ये सब क्या है, 2 3 5 ये सब 30 के क्या है प्राइम फैक्टर है। तो ये जो प्राइम फैक्टर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से वही वही नंबर वो चला आता है। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देखो यहाँ पर 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है, फिर 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर यही बोल रहे कि 30 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। दस 30 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सो वी कैन एक्सप्रेस एनी नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम फैक्टर। तो हम कोई भी नंबर को उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम फैक्टर। Similarly, to find the factors of the algebraic expression, we shall write
इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसी तरह हम अलजेब्रा का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम उसी तरह कर सकते हैं, टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लिख के उसको प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ईच एक्सप्रेशन इज नॉन एज फैक्टर, ईच इज जो एक एक एक्सप्रेशन जो होगा उसको हम बोलेंगे फैक्टर ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। So we can conclude that the process of writing a given algebraic expression as a product of two or more algebraic factor is known as factorization, उसको बोला जाता है factorization। तो हम कोई भी given algebraic expression जो होता है उसको हम लिखेंगे as a product of two or more algebraic factor, उसको हम बोलते हैं factorization, उसको हम बोलते हैं। आपका ये कॉन्सेप्ट जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे जो एग्जाम्पल गिवन है उससे और भी क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ आपके बुक में एग्जाम्पल क्या गिवन है, ये आपका बुक है एग्जाम्पल है फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखो जो हेडिंग लिखा हुआ है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी बिगिन विद द सिंपलेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच मोनोमियल। एक हम मोनोमियल लेते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखो 8a² यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान से समझो 8a² यहाँ पर लिखा हुआ है देखो। तो 8a² जो b है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है मुझे पहले बताओ। 8a² b वो क्या है, यहाँ पर जो मैं लिखता हूँ 8a² b ये एक मोनोमियल है, क्योंकि ये एक ही टर्म है ना, ये एक ही टर्म है, ये एक मोनोमियल है, ठीक है। 8a² b, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 8a² b ये एक मोनोमियल है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। 8a² b को हम लिख सकते हैं 1 × 8a² b। फिर हम 8a² b को और कैसे लिख सकते हैं 8 × a² b, इसको भी हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। फिर 8a² b को और कैसे लिख सकते हैं हम 8a × ab, और क्या मेथड और क्या वे होगा लिखने का 8ab × a, फिर 8a² × b। ये सब देखो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, a² × 8b। अब जिसको अगर ये जो भी यहाँ पर एक्सपेंशन लिखा हुआ है अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा नंबर। तो यहाँ पर देखो 8a² b को कितने वे में लिखा हुआ वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिफरेंट वे में 8a² b को रिप्रेजेंट किया गया है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आंसर 8a² b ही निकलेगा। इसका मतलब बच्चों क्या होता है, इसका मतलब होता है 8a² b का कौन कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ जो 8a² b को मैं किस तरह से कितने वे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको देखो। तो यहाँ पर देखो जो लिखा हुआ है 8a² b इक्वल टू क्या लिखा है 1 × 8a² b। तो 1 भी क्या हुआ 8a² b का फैक्टर होगा, और यहाँ पर जो लिखा है 8a² b मतलब ये भी क्या होगा 8a² b के फैक्टर्स होंगे। समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो सेकंड यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 8 × a² b, तो 8 फैक्टर होगा 8a² b का, और क्या हो सकता है a² b वो एक फैक्टर होगा 8a² b का। तो यहाँ पर जितने सारे यहाँ पर जो लिखा हुआ है सब फैक्टर्स हैं किसके 8a² b के। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ सो 1 8a² b 8a² b, तब उसके बाद 8 है, उसके बाद ab 8ab a 8a², ये जितने सारे यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए सब फैक्टर्स होंगे किसके आर। यहाँ पर लिखो ये सब यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है या लिखा है आर सम पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 8a² b। तो ये सब पॉसिबल फैक्टर्स हैं किसके, जितने यहाँ पर लिखे हुए हैं सब पॉसिबल फैक्टर्स किसके हैं 8a² b के। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा उसका मतलब फैक्टर्स किसे कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे 8a² b का फैक्टर्स लिखाओ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हो यहाँ पर देखो 2a² × 4b, आप ऐसे भी 8a² b को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये दोनों क्या होंगे फैक्टर होंगे। इस तरह यहाँ पर जितने भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है सब फैक्टर्स होंगे किसके 8a² b के। आई होप आपको समझ यहाँ पर आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो हम स्टार्ट करेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल। तो यहाँ पर जैसे हेडिंग गिवन है कॉमन फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल। तो हमने जैसे सीख लिया है कि मोनोमियल्स का फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपको मोर देन 1 मोनोमियल गिवन होगा, 2 गिवन हो सकता है, 3 या फिर 4, ठीक है। तो जितने भी मोनोमियल्स क्यों ना गिवन हो हम क्या करेंगे जितने मोनोमियल्स गिवन है सबका हम इंडिविजुअल उसका फैक्टर्स निकालेंगे। उन फैक्टर्स में से आप देखेंगे कौन सा कॉमन है, दैट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द मोनोमियल्स। यहाँ पर जो हेडिंग गिवन है उसका मतलब यही है। To understand the term common factor, let us write some factors of 4xy 9x। तो यहाँ पे देखो जो xy का फैक्टर्स क्या हो सकते हैं 1 हो सकता है, 4xy हो सकता है, 4 हो सकता है, x हो सकता है, 4xy 4y xy 2x 2y 2xy 2। तो ये सब क्या है 4xy के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा 9x का फैक्टर्स क्या होगा 9x का फैक्टर्स होगा 1x 9 9x 3 और 3x। ये सब फैक्टर्स हैं किसके 9x के, ठीक है। तो अब बच्चों ध्यान से देखो ये जो 4xy के ये सारे 4x के फैक्टर हैं 4xy के फैक्टर्स हैं। यहाँ पर ये जितने यहाँ पर लिखा है फैक्टर्स ये सब किसके फैक्टर्स हैं 9x के फैक्टर्स हैं। अब देखो इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, आपको कॉमन देखो यहाँ पर कौन है। तो यहाँ आपको दिखा यहाँ पर देखो 1 लिखा हुआ है, ये देखो ये 1 है इधर, ये 1 है। तो 1 तो सबका ही जितने सारे जो या फिर अलजेब्रा में पढ़ो या फिर आप
कहीं भी पढ़ो, वन सबका कॉमन फैक्टर होता है, वन सबका कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो वन हो गया एक कॉमन फैक्टर। और कौन सा होगा, ध्यान से देखो, और एक होगा आपका, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आपका क्या, एक वन हो गया और दूसरा क्या होगा, एक्स। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स है। तो बस ये दो, ये एक एक्स यहाँ पर आपको मिला, और नीचे भी यहाँ पर देखो एक्स है। तो इसके 4x के जो फैक्टर्स थे और 9x का जो फैक्टर्स था, उनमें से कॉमन फैक्टर्स क्या निकला, वन निकला, कमा, और एक निकला आपका कितना, x। तो ये दो जो फैक्टर्स हैं जो इन दोनों में है, 4x में भी है और 9x के फैक्टर्स में भी है, 4x के फैक्टर्स में भी है और 9x के फैक्टर्स में भी है। तो हम बोल सकते हैं 1 एंड x इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस टू टर्म्स 4x मोनोमियल्स, टू टर्म जो यहाँ पर जो दो मोनोमियल गिवन है 4x और 9x। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो जैसे यहाँ पर लिखा है देयरफॉर इन्फर दैट द फैक्टर व्हिच आर बोथ टू द कॉमन मोनोमियल्स कॉल्ड द कॉमन फैक्टर्स, को हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पर आप सब लोग का क्लियर हो गया होगा कॉमन फैक्टर्स किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, 19 एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 3x² एंड 6xy। मतलब इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स आपको लिखने हैं। जैसे 3x² का कॉमन फैक्टर्स क्या होगा, 1 होगा, 3x² होगा, 3 होगा, x² होगा, 3x होगा और x होगा। उसी तरह 6xy के कॉमन फैक्टर्स ये होंगे। ठीक है, ये सब आपने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर ऑफ द बोथ मोनोमर्स, यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स बोथ मोनोमर क्या होगा, देखो यहाँ पर 1 इसके पास भी है, इसके पास भी है, और कौन से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके पास x है और यहाँ पर भी देखो इसके पास x है। ठीक है, और देखो इसके पास यहाँ पर 3 है और यहाँ इसके पास भी देखो 3 यहाँ पर है, और क्या 3x, यहाँ पर 3x है ऊपर, और नीचे यहाँ पर देखो 3x यहाँ पर है, 3x हमारा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो 1 यहाँ पर देखो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है द कॉमन फैक्टर्स ऑफ बोथ द मोनोमर्स आर 1x 3 एंड 3x। तो ये जो चारों हैं कॉमन फैक्टर्स हैं इन दोनों मोनोमर्स के। तो अब हम देखिए, ये सब कॉमन फैक्टर सिर्फ लिखा हुआ है। अगर मैं इससे बस इतने ही आपको यहाँ पर समझना है, अभी भी कॉमन फैक्टर सीखो कि कॉमन फैक्टर्स कैसे निकलेगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर आपको पता चल गया। अच्छा, मैं आपको और एक यहाँ पर एक मेथड बताना चाहता हूँ। देखो, जैसे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, 3x² और एक क्या गिवन था, 6xy। ठीक है, तो आपको कैसे पता चला कॉमन फैक्टर्स हम कौन सा लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखा कॉमन फैक्टर्स मतलब क्या, जो फैक्टर्स इसके पास भी होगा, जो फैक्टर इसके पास भी होगा और जो फैक्टर इसके पास भी, दैट इज अ कॉमन फैक्टर। और एक मेथड से हम कैसे मतलब पता कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, आप 3 को क्या लिख सकते हो मुझे बताओ, 3 × 1, और x² को क्या लिख सकते हो, x × x। ठीक है, अच्छा इसका स्प्लिट करो, पहले नंबर का स्प्लिट करो, क्या लिख सकते हो, 2 × 3। ठीक है, और ये जो xy उसको क्या लिख सकते हो, x × y। अच्छा, अब मुझे बताओ इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है। पहले तो 1 होगा, क्योंकि 1 सबका होता है, क्योंकि इसको मैं 1 ऐसे लिख सकता हूँ। तो 1 देखो, यहाँ इसका 1 है, इसका इधर 1 है, तो 1 होगा, कॉमा। और क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो भी 3 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 3। और क्या, और यहाँ पर देखो x है, तो यहाँ पर भी x है, देखो ये हो गया आपका x, कॉमन फैक्टर होगा। और क्या होगा, और एक 3x हो सकता है, क्योंकि देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x हो सकता है कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इस वे में भी आप देख सकते हो कि अब कॉमन फैक्टर ऐसे भी निकल सकता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कॉमन फैक्टर। तो आपको सिर्फ कॉमन फैक्टर जो अगर बोला होगा क्वेश्चन में मतलब दिखाने के लिए, तो आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब तो हमें कॉमन फैक्टर निकालने आ गया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो कॉमन फैक्टर तो आप निकालने सीख गए हो। अब जो कॉमन फैक्टर जो है उसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, SCF जिसको हम बोलते हैं, SCF आप पढ़े हुए होंगे इसके बारे में। इसको हम अलजेब्रा में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पहले यहाँ पर देखो F फॉर फैक्टर्स, हमने फैक्टर निकालना सीख लिया है। C फॉर कॉमन फैक्टर, CF मतलब कॉमन फैक्टर, हमने कॉमन फैक्टर निकालना भी सीख लिया है। अब हम देखेंगे HCF मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर हम लिए हैं उसमें हाईएस्ट कौन सा है। ठीक है, अब हम वो निकालना सीखेंगे। अब यही आपका मेन मेथड है, यही है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसी के ऊपर बेस्ड आपके कुछ प्रॉब्लम्स आप करोगे फैक्टरेशन में, इसको ध्यान से समझना। आप फैक्टर निकालना सीख गए हो, कॉमन फैक्टर निकालना सीख गए हो, अब हम सीखेंगे उनके अंदर हाईएस्ट कौन सा है, हम हाईएस्ट को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर आपको बुक में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स गिवन है, इस पॉइंट्स को हम देखेंगे। पॉइंट्स में क्या गिवन है, देखो पहले क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड कैलकुलेट देयर SCF। तो यहाँ बोला है जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसको फाइंड करो और उसका SCF निकाल दो। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन
यहाँ पे एग्जाम्पल आपका गिवन है, आपका एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, और यहाँ ये जो पॉइंट्स यहाँ पर 4 पॉइंट्स जो गिवन है इसको आप देखते जाओ, उसी हिसाब से एग्जाम्पल इसने मतलब आपका बुक में सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पहला स्टेप क्या बोला है, फाइंड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड कैलकुलेट देयर एचसीएफ। पहले हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालेंगे, उसके बाद उसके एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है आपको मिला, तो यहाँ पर देखो लिखा है कॉमन फैक्टर ऑफ 4a क्यूब बी क्यूब और 12a बी स्क्वायर सी, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है वो एक साथ तो सबने इसमें यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो अब उसमें यहाँ पर क्या है, फॉर ऑफ ऑल दिस लेट अस कंसीडर द फैक्टर 4a बी स्क्वायर। Here 4 represent the HCF of the numerical coefficient of the two given monomers and A is the highest common factor of A and B square is the highest common factor। तो यहाँ पर आपको ये एक चीज़ समझना है कि देखो वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर लिख दिया है 4ab स्क्वायर, तो 4ab स्क्वायर जो उसको ये इसको HCF निकाल दिया है, ये इसने डायरेक्टली आपको HCF यहाँ पर दिखा दिया है कि HCF 4ab स्क्वायर का HCF क्या होगा, मतलब इन दोनों के ये जो दोनों आपका जो मोनोमियल गिवन है इसका HCF क्या निकला, 4ab स्क्वायर निकला। 4ab स्क्वायर जो HCF क्यों होगा उसने यहाँ पर 2 पॉइंट्स देकर यहाँ पर समझाया है कि हियर 4 रिप्रेजेंट द HCF ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, 4 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और यहाँ पर A रिप्रेजेंट कर रहा है हाईएस्ट पावर कॉमन वेरिएबल ऑफ A एंड B स्क्वायर। A और B स्क्वायर का हाईएस्ट कॉमन वेरिएबल, यहाँ पर कॉमन वेरिएबल मतलब पहले आप वेरिएबल देखोगे उसके अंदर कॉमन जो होगा और जो हाईएस्ट होगा इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल B इन द 2 मोनोमर्स। तो इन दोनों का आंसर जो हुआ वो होगा, मतलब इन दोनों का जो क्वेश्चन ने बोला ना इन दोनों का हाईएस्ट HCF निकालो, तो 4ab स्क्वायर होगा आपका HCF। मुझे पता है बहुत बच्चों को ये मतलब समझ में नहीं आया होगा, तो उस ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर जो लिखा है बच्चों उसी हिसाब से उसने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो फाइंड द कॉमन वेरिएबल अपीयरिंग इन द गिवन, जो कॉमन वेरिएबल जो आपको दिख रहा है बार बार वो खोजो पहले, उसका हाईएस्ट पावर इज वेरिएबल इन द गिवन मोनोमियल, हाईएस्ट पावर उसका देखो, फिर उन दोनों क्या करो, यहाँ पर लिखा था प्रोडक्ट ऑफ द HCF न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द वेरिएबल गिव द HCF। मतलब यहाँ बोल रहा है जो प्रोडक्ट होगा किसका, HCF जो हम ऊपर निकाले हैं HCF न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और तो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर जो हम निकाले हैं जो थर्ड पॉइंट में, उन दोनों का आप क्या करो इनटू कर दो। तो आप बच्चों अभी हम डिफरेंट एक मेथड पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बुक का मेथड बता दिया कैसे इसको सॉल्व करना है, मतलब कैसे हमें HCF निकालना है 4a क्यूब b क्यूब का और 12a b स्क्वायर c का। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको बुक का मेथड बताया था। अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट मेथड, यहाँ पे हेडिंग लगा लो अदर मेथड। यही मेथड आपको याद रखना है, यही मेथड से हम टोटल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे, जितने आपके फैक्टराइजेशन के जो मतलब क्वेश्चंस है उसको हम इसी मेथड से सॉल्व करने वाला है। तो ये मेथड जो भी मैं बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से देखो। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका गिवन था मैं वही लिखता हूँ, क्वेश्चन देखो क्या गिवन था 4a क्यूब b क्यूब। ठीक है, और दूसरा मोनोमियल क्या था, तो पहला मोनोमियल हो गया, दूसरा मोनोमियल क्या था 12a b स्क्वायर c। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होगा, अच्छा मुझे बताओ ये जो पहला वाला जो मोनोमियल है यहाँ पर 4a क्यूब b क्यूब, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, इसका नंबर क्या है, इसके अंदर इसका नंबर क्या है 4 है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर 4 लिखो। अच्छा दूसरा मोनोमियल का नंबर क्या है 12 है, उसको 12 यहाँ पर लिखो। अब एक काम करो, ये जो 4 आपने जो लिखा है यहाँ पर इसका तुम क्या करो प्राइम फैक्टरेशन निकाल दो साइड में। यहाँ पर देखो 4 का प्राइम फैक्टरेशन क्या निकलेगा, जैसे हम निकालते हैं 4 का प्राइम फैक्टरेशन निकालो ऐसे, तो क्या मिला आपको 2 इंटू 2 इंटू 1। तो आपको सिर्फ 1 तो मत लिखोगे, 1 तो सबका होगा आंसर, 1 तो सबका कॉमन मतलब जो क्या उसको बोलते हैं फैक्टर्स होगा सबका, तो आप सिर्फ 2 इंटू 2 लिखो। ठीक है, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर 12 का लिखो, 12 का कैसे निकालोगे, 12 का साइड में प्राइम फैक्टर से निकालो। यहाँ पर 12 का कैसे निकलेगा, 2 यहाँ पर हो गया, ये हुआ 6, फिर यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3। ठीक है, अच्छा ऐसा आपने लिख लिया। अच्छा यहाँ पर जो पहला मोनोमियल हमारा यहाँ पर गिवन है 4a क्यूब b क्यूब। अच्छा 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। इस जगह पे जैसे आपने 4 को रिप्रेजेंट किया है उसी तरह आपको यहाँ पर 4 को रिप्रेजेंट करना है। 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम 2 इंटू 2। ठीक है, अच्छा इसको पूरा स्प्लिट कर दो फुल a टू द पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं a 3 बार मल्टीप्लाई हुआ a इंटू a। यहाँ तक सबको क्लियर, पूरा आपको पूरा स्प्लिट करना है उसको, पूरा मतलब एक्सपेंड करना है उसका। 4 टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ है कि सॉरी यहाँ पर b टू द पावर 3 का मतलब क्या, b को यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 12a b का स्क्वायर फिर c।
तो यहाँ पर 12 को हम कैसे लिखे थे, यहाँ पर देखो 12 क्या लिखे थे, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पर 12 की जगह पे यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ तक सबको क्लियर। अच्छा यहाँ पर देखो, फिर इसको आप एक्सपांड कर दो, ए बी स्क्वायर सी। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए इंटू बी स्क्वायर, मतलब बी को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, इंटू सी। यहाँ तक सबको क्लियर। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर सारे नंबर को इस तरह से स्प्लिट कर दिया, फिर यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको स्प्लिट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें कॉमन खोजना है आपको। तो यहाँ पर देखो ये 2 है यहाँ पर, तो यहाँ ये 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। कॉमन नंबर आपको खोजना है, तो यहाँ पर लिखो। अब मैं डायरेक्ट देखो यहाँ पर लिखूंगा HCF इक्वल टू, क्या लिखूंगा देखो, यहाँ पर 2 है ना, तो पहले यहाँ लिख दूंगा 2 एक कॉमन मिला हमको, इंटू और क्या कॉमन मिला, यहाँ पर खोजो। यहाँ पर देखो और यहाँ पर एक 2 है, नीचे और एक 2 है, तो यहाँ पर और एक 2, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक 2, यहाँ पर और एक 2, यहाँ और एक 2, यहाँ पर लिख दो नीचे। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये वाला। तो यहाँ पर देखो ये इसके पास एक ए है, यहाँ पर इसके पास एक तो ए है नीचे भी, तो एक कॉमन मिला। अच्छा और क्या है, और यहाँ पर 2 ए है, ये तो यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर देखो एक यहाँ पर हमें बी मिला ऊपर, और नीचे भी हमें एक यहाँ पर बी मिला, तो यहाँ पर बी लिख दो, एक बी कॉमन मिला हमें। अच्छा और क्या कॉमन मिला, यहाँ पर देखो और एक बी यहाँ पर है, और नीचे और एक बी यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर और एक बी हमें कॉमन मिला है। अच्छा सी तो होगा नहीं, सी इसके पास है, इसके पास नहीं है, छोड़ो, और कुछ कॉमन यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर दो, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, पहले नंबर इंटू करते हैं फिर वेरिएबल, ए इंटू बी, तो कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, बी इंटू बी को हम लिख सकते हैं बी का स्क्वायर। तो फाइनल जो हमारा आंसर निकल के आया कितना निकला, 4ab का स्क्वायर। देखो बच्चों कितना इजीली आंसर निकल गया। आपको बुक का मेथड, ये जो 4 पॉइंट क्या बोला है इसको आप मत देखो, मैं जो आपको मेथड जो बताया हूँ यहाँ पर अदर मेथड बोल के यहाँ पर जो हेडिंग लिखा हूँ, देखो बच्चों कितने आसानी से निकल गया। सिर्फ हमें क्या करना था, नंबर जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट था उसको एक्सपांड करना था, ठीक है। एक्सपांड करने के बाद बस हमें उसका कॉमन लिख के बस एचसीएफ लिख दिया। देखो एचसीएफ हमारा मिल गया 4ab का स्क्वायर। देखो ऊपर उसका भी आंसर वही निकला है, देखो यहाँ पर देखो बुक जो मेथड से अपने बुक में जो मेथड गिवन था उससे उसका आंसर देखो सेम निकला था 4ab स्क्वायर, और हमारा जो अदर मेथड हमने फॉलो किया उसका भी बच्चों देखो आंसर सेम ही निकला 4ab स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा। आपका बुक मेथड ठीक है, आप जानो उसको, मतलब उसको समझो क्या है कि बुक में कैसे क्या है, बट अब ये प्रीफर करो। मेरा मेथड जो है अदर मेथड बोल के यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ इसको प्रीफर करोगे तो जल्दी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरा मेथड से हम प्रॉब्लम सब करेंगे जो मैंने आपको सिखाया। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर है, अब हम पढ़ने वाले हैं और एक एग्जाम्पल देख लो। देखो वही सेम मेथड जो आपको बुक में जो मेथड गिवन था उसका मैंने यहाँ फिर से कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया हुआ है, जो यहाँ पर रिमेंबर, बट हम इसको नहीं देखेंगे। अब हम जो सीख चुके हैं डिफरेंट मेथड, अब वो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। बुक का मेथड जो आप लिखा, आप मैंने यहाँ पर जो गिवन है आप इसको सिर्फ देख लो कैसे किया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो किया गया है, ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स को फॉलो करके, ये 4 पॉइंट्स को फॉलो करके ये सॉल्विंग किया गया है। बट मैंने आपको ये नहीं सिखाया, मैंने आपको डिफरेंट और एक मेथड यहाँ पर सिखाया था, अदर मेथड। उस मेथड से आप निकालोगे जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको समझना चाहते तो समझ लो। देखो जो बच्चा मतलब बुक का मेथड करना चाहता है तो मैं उसको समझा देता हूँ। देखो पहले हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट यहाँ पर क्या बोला है आपको, फाइंड द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एंड कैलकुलेट द एचसीएफ। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसका निकालना है हमें। देखो तो 21 और 35 का एचसीएफ को क्या निकाल दिया है, 7 निकालना है। लेकिन बोला न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एंड कैलकुलेट द एचसीएफ, पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट फाइंड करो और उसका एचसीएफ निकालो। देखो पहला स्टेप यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसको निकालना 21, 35 और उसका एचसीएफ निकाला कितना 7 निकला। फिर यहाँ पर सेकंड देखा, फाइंड द कॉमन वेरिएबल अपीयरिंग इन द गिवन मोनोमियल। तो यहाँ पर जो कॉमन वेरिएबल जो आप यहाँ पर देखो, ये जो मोनोमियल था और दूसरा मोनोमियल यहाँ पर था। कॉमन वेरिएबल आपको क्या दिख रहा है, एक्स वाई इसके पास भी है, एक्स वाई इसके पास भी है, तो यहाँ पर देखो लिखा है एक्स वाई। थर्ड यहाँ पर मैं क्या था, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ ईच वेरिएबल। जो एक एक वेरिएबल जो हम पढ़े हैं, एक्स एंड वाई के जो वेरिएबल है, एक्स का हाईएस्ट, इसका हम हाईएस्ट कॉमन पावर, मतलब कॉमन भी होगा और हाईएस्ट भी होगा, ठीक है। तो एक्स एंड वाई का कॉमन क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, इसका मतलब 3 दोनों में है, ठीक है। और वाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स, देखो 2 मोनोमियल x3 होगा, वाई यहाँ पर 7 है, वाई यहाँ पर 5 है, तो हाईएस्ट क्या होगा 5 ही होगा, वाई टू पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर निकल के आ गया। लास्ट में जो होगा जितना यहाँ पर निकला है इसको मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ, किसका प्रोडक्ट निकालना है, जो एचसीएफ है हमारा जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट था कौन सा 7, ठीक है, उसको हमको मतलब इंटू कर देना है किसके साथ, एंड द हाईएस्ट कॉमन पावर जो हमारा जो यहाँ पर 2 निकला। बस कहने का मतलब क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट स्टेप में यहाँ पर बोल रहा है कि काम करो अब इसको, मतलब ये जो 7 है और ये जो दोनों को क्या करो इंटू कर दो, मतलब 7 जो हमारा यहाँ निकला ऊपर, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में,
और यहाँ लास्ट 2 स्टेप में जो नंबर हमारा जो वेरिएबल निकला उसको आपका क्या करो, इसको इंटू कर दो, तो आपका आंसर निकल जाएगा। दैट इज हाइस्ट जो मतलब जो एचसीएफ जो आपका निकलना है वहाँ पर निकल जाएगा। कितना 7 x⁻³ y⁵ ठीक है। तो ये आपका बुक का मेथड था, जिसको बुक का मेथड जिसको फॉलो करना है मैंने उसको बता दिया कैसे करना है। ठीक है, ये 4 पॉइंट फॉलो करेगा आंसर निकल जाएगा। बट मैं जो आपको डिफरेंट एक मेथड सिखाया था उससे हम करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन जो गिवन था उसको हम लिख लेते हैं। जो 2 मोनोमियल हमें गिवन था 21 x⁻³ एंड y⁵, ये पहला मोनोमियल था। दूसरा मोनोमियल क्या है बच्चों 35 x⁵ एंड y⁵। ठीक है, तो हमें अब हम इसको कॉमन फैक्टर हमें एचसीएफ निकालना है। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जैसे मैंने आपको सिखाया था बच्चों 21 का आप निकाल लो, प्राइम फैक्टर से निकालो कितना होगा 21 का। तो 21 का हम निकालेंगे कि देखो 21 का निकालो कितना होगा 21 से आप करोगे तो पहला प्राइम फैक्टर 3 होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 होगा, 3 होगा 7 और तो जाएगा नहीं, हो गया। तो 3 × 7, तो 21 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 3 × 7। अच्छा, नीचे वाला जो मोनोमियल है उसमें कांस्टेंट क्या 35 का निकालना है हमें। तो 35 का चलो यहाँ पर मैं साइड में यहाँ पर निकालता हूँ। 35 का क्या होगा 5 डालो कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर 7 होगा। ठीक है 1, तो कितना हो गया 5 × 7। ठीक है, अब देखो अब 21 की जगह हम क्या लिखेंगे 3 × 7 लिखेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। और इसको सिर्फ आपको एक्सपेंड करना है, कुछ करना नहीं है बच्चों, सिर्फ एक्सपेंड करना है। एक्स क्यों लिखा है ना, मतलब एक्स को हम 3 बार लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखा है y⁵ निकला है ना, तो y को यहाँ पर 7 बार लिखो। ठीक है, ये होगा 3 4, ये होगा 5, ये होगा 6, यहाँ होगा 7। ठीक है, लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर 35 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ 5 × 7। देखो हमने यहाँ पर साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है 5 × 7, और यहाँ पर x जो है 5 बार है। तो ठीक है, यहाँ पर x को 5 बार लिखो, 3, ये होगा 4, ये होगा 5। ठीक है, फिर इंटू y को यहाँ पर 5 बार लिखो, y इंटू 3 बार हो गया, ये होगा 4 बार, ये होगा 5 बार। ठीक है, अच्छा अब हमें कॉमन खोजना है इसके अंदर। कॉमन खोजो, तो अब देखो कॉमन यहाँ पर क्या होगा 3 5 तो है, ये 7 होगा एक, तो 7 यहाँ पर भी 7 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू, तो पहला तो 7 हो गया, इंटू दूसरा क्या होगा यहाँ पर देखो x 3 है, यहाँ पर x ऊपर 3 है, यहाँ पर देखो x 3 बार है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2, यहाँ पर देखो 3 बार x निकला। ठीक है, तो x हम यहाँ पर 3 बार लिख देंगे। ठीक है, इंटू y यहाँ पर देखो कितने बार है, यहाँ पर y यहाँ पर 3, ये 6 7 बार है, यहाँ पर देखो ये 5 बार है। तो इसके साथ ये होगा, ये कॉम्बिनेशन, फिर ये कॉम्बिनेशन होगा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, तो कितना कॉम्बिनेशन होगा 3 5, तो हम यहाँ पर y को 5 बार लिखेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ इसे एक्सपेंड करके, इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आप ऐसे ही जान सकते हो। मैं आपको और एक मेथड यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी इसको यही मेथड को जल्दी करने के तरीके सिखा दूंगा। यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 7, x को 3 बार हुआ है तो कितना हो जाएगा इंटू x⁻³ और y यहाँ पर कितने बार है 5 टाइम्स है y⁵। तो आंसर हो गया आपका 7 x⁻³ y⁵। ठीक है, तो मैं इतना आपको लग रहा है ये मेथड थोड़ा लंबा, और कुछ लंबा नहीं होगा। आपको मैं समझाने के लिए इतना लंबा मेथड आपको मैंने बता दिया कैसे मतलब ऐसा होता है। बट जब ये दूसरा मेथड जो अदर मेथड जो मैंने आपको सिखाया है, अगर आप इसको समझ गए हो, इसको हम शॉर्टकट वे में भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट में अगर शॉर्टकट वे बोलता है तो आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैं आपको पर डिटेल में समझाया कैसे क्या एचसीएफ निकलता है। अब मैं आपको शॉर्टकट वे और एक यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मतलब जो अदर मेथड को और कैसे हमको जल्दी करना है। ठीक है, उसका मेथड मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो पहले तो आपको 21 35 को तो एक्सपेंड करना ही पड़ेगा आपको। आप इसको प्राइम फैक्टर से निकालोगे और इसको एक्सपेंड करोगे। ठीक है, मैं आपको वेरिएबल का बताना चाहता हूँ जो शॉर्टकट वे, मतलब आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आपको इतना नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, बट बच्चों याद रखो नंबर जो है उसको तो आप ऐसे इसको एक्सपेंड आपको करना ही पड़ेगा जैसे भी हो। ठीक है, मैं आपको वेरिएबल का समझाता हूँ। यहाँ पे देखो x 3 है, यहाँ पर x 5 है, तो x 3 ऊपर है, यहाँ पे x नीचे 5 है। तो इसका मतलब इस x⁵ के अंदर भी x⁵ है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि x⁵ के अंदर x⁵ छुपा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, छुप के है, इसका मतलब कॉमन है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो हम लिख सकते हैं x⁵ यहाँ पर कॉमन है। अच्छा, यहाँ पर देखो y⁵ यहाँ पर y⁵। अब मुझे बताओ कि y⁵ यहाँ पर जो है y⁵ इसके अंदर छुप के बैठा है कि नहीं, बताओ। यस है, y⁵ है, तब ना y⁵ हुआ। तो 5 होने के बाद वो 5 क्रॉस होते हुए वो 7 तक गया है। इसका मतलब 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 5 y⁵ आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी कॉमन हो रहा है, तो y⁵ यहाँ पर कॉमन हो गया। आप ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट में। बट आपको 21 35 को आपको इसका मेथड कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको 21 35 का आपको यहाँ पर साइड में एक्सपेंड करके करना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पर आप साइड में जब एक्सपेंड करोगे तो यहाँ आपको नजर आ जाएगा 7 कॉमन है, तो यहाँ पर 7 लिख दो, हो गया 7 x⁻³ y⁵ ये है आपका आंसर। देखो कितना जल्दी हो गया। मैं अगर चाहता तो स्टार्टिंग में ये मेथड मैं आपको बता सकता था, बट मैंने यहाँ पर नहीं बताया। मैं चाहता था कि बच्चे यहाँ पर डिटेल वे में समझे कैसे हो रहा है, उसके बाद मैं आपको ये शॉर्टकट मेथड बता दिया। अब आपको जब वर्कशीट करोगे तो आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये इसको बोलते हैं बेस्ट मेथड। तो ये मेथड जल्दी हो जाएगा, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखो क्वेश्चन, यहाँ पर देखो नंबर के सिर्फ आप निकाल दो साइड में, ठीक है? और वेरिएबल को आप इसे देख के ही कर सकते हो आंसर। समझ में आ गया? आई थिंक सब बच्चों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग गिवन है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट अ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर को मतलब हम लेके फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है? कॉमन फैक्टर लेंगे और फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा है अभी तक, कहाँ मोनोमियल का पढ़ा है, फैक्टराइजेशन कैसे हम कर रहे थे, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकाल रहे थे। अब हम पढ़ेंगे बाइनोमियल का, मतलब दो टर्म्स अगर होगा तो कैसे हम फैक्टराइज करेंगे उसको। तो देखो आपका बुक का मेथड देखो, ये 3 पॉइंट आपको फॉलो करना है, आपका निकल जाएगा एचसीएफ, मतलब जो फैक्टर से निकालना है हमको फैक्टराइज कर। तो फैक्टराइज करने के लिए आपको 3 मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपका बुक का मेथड की तरफ चलते हैं, उसके बाद मैं आपको और एक मेथड बताऊंगा जो जल्दी निकल जाएगा। देखो आपका बुक में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फाइंड द एचसीएफ ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन। मतलब जो भी आपको एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है 3x² - 6xy², तो हमें पहला स्टेप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ ऑल द टर्म्स इन एक्सप्रेशन। मतलब एक्सप्रेशन में जो भी टर्म्स गिवन है सारे टर्म्स का आप एचसीएफ निकाल दो। चलो निकालते हैं। वी नो दैट, यहाँ पर देखो एचसीएफ है शैल बी प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोफिशिएंट। हमें पता है एचसीएफ क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन कोफिशिएंट होता है और हाईएस्ट कॉमन पावर का वेरिएबल रिस्पेक्ट, जो हम पढ़े हैं ऑलरेडी। तो डायरेक्टली यहाँ पर निकाल के रख दिया है, देखो यहाँ पर। तो ये दोनों का एचसीएफ निकाल के उसने रख दिया, कितना होगा 3xy, देखो यहाँ पर लिख दिया है 3xy। अच्छा, अब क्या है, जैसे आपको उसको पता चल गया एचसीएफ 3xy कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो पता चल गया इन दोनों का, तो उसके बाद वहाँ पर उसने क्या किया है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसको यहाँ पर क्या किया है, उसके साथ वहाँ उसको यहाँ पर कॉमन लिया है। तो यहाँ पर फैक्टराइज किया, कहने का मतलब यहाँ पर उसने क्या किया, इन दोनों का एचसीएफ निकाल दिया। एचसीएफ कितना निकला 3xy। अब जो 3xy है उसको यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके अंदर से 3xy को उसको कॉमन ले रहा है, और 3xy को इसमें इन दोनों के साथ क्या कर रहा है, वो एक्चुअली वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है? तो उसके बाद ऐसा यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सेकंड स्टेप पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखो यहाँ पर लिखा है एक्सप्रेस ईच टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड द क्वेश्चन डिवाइडेड बाय। देखो यहाँ पर देखो जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है? एचसीएफ को क्या करना है, हमको डिवाइड करना है इन दोनों के साथ। पहले 3x² y के साथ डिवाइड करोगे, फिर 6xy² के साथ उसको डिवाइड करोगे। जब डिवाइड करोगे तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़े, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन टू एक्सप्रेस द गिवन एक्सप्रेशन। तो हम इसको जो मल्टीप्लिकेशन का हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं उसी वे में हम इसको मतलब क्या उसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ द टू मोनोमियल इज 3 and 6। कोफिशिएंट क्या होगा 3 और 6 है, एंड द एचसीएफ इज 3। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x and y इज xy। तो क्या होगा xy होगा, जिसे उसने यहाँ पर समझाया हुआ है कि क्या बोला यहाँ पर, देखो ध्यान से ये बोला है द कोफिशिएंट ऑफ टू मोनोमियल इज, दोनों कोफिशिएंट क्या 3 and 6 है, ठीक है? एंड देयर एचसीएफ, उन दोनों का एचसीएफ क्या है 3 है, ठीक है? तो हाईएस्ट, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन पावर x and y का क्या होगा इज x and y। हाईएस्ट मतलब और कोई तो है नहीं, तो x का कॉमन जो हाईएस्ट क्या होगा वो x ही होगा, y का 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो वैसे ही लिखा है यहाँ पर, ठीक है? तो अब इस वे में अगर करोगे बच्चों तो यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है? तो अब इस वे में मत करो, आपका बुक का मेथड मत करो। मैं आपको डिफरेंट एक मेथड यहाँ पर बताऊंगा, देखो जो बहुत आसान होगा, आपको करने में बहुत आसानी होगा। तो जैसे हमें क्वेश्चन यहाँ पर गिवन था, क्या क्वेश्चन गिवन है 3x² y - 6xy²। अब आपको देखो यहाँ पर क्या करना है, आप बुक का मेथड भूल जाओ, मैं जो मेथड बताऊंगा वो बेस्ट मेथड होगा, आप उसको देखो समझ पाओगे, ठीक है? अब बुक का मेथड छोड़ो, अब मेरा मेथड देखो कैसे हम इसको करेंगे। तो हमें पहले क्या करना है, हमें क्या करना है, इन दोनों का जैसे हम निकाल रहे थे ऐसे वैसे निकालो। आप कैसे निकालोगे, तो हम पता देखो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको शॉर्टकट भी समझाया था, जो मैंने प्रीवियस जो मेथड बताया था वही मेथड से आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो पहले 3x² y का निकालो, उसके बाद यहाँ पर किसका निकालोगे, यहाँ पर साइन को भूल जाओ, आप सिर्फ नंबर यहाँ पर देखो 3x² y, यहाँ पर क्या 6xy²। कहने का मतलब जैसे हम पीछे करके आए नहीं थे
3x² वाई, यहाँ पर दो, वहाँ पर दो मोनोमियल्स थे। आप इसे यहाँ पर समझो ना, यहाँ पर दो मतलब टर्म्स है यहाँ पर। तो पहला टर्म यहाँ पर 3x² वाई इसका निकाल दो, और फिर 6xy² का निकाल दो। ठीक है, ये दोनों का निकालो, फिर यहाँ पर कॉमन करना, उसका एचसीएफ यहाँ पर निकलेगा, जैसे हम सीखे थे पिछले मेथड में। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि पूरा उसको एक्सपेंड करके आपको उसको कॉमन नहीं देखना है, मैंने आपको शॉर्टकट में समझाया था। 3 6 का क्या होगा मुझे बताओ, 3 6 का कॉमन क्या होगा? तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1, फिर सिर्फ 3 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 × 1 भी लिख सकते हो, 3 लिखो। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। तो अब आप समझो, यहाँ पर समझो कि 6 को मैं 2 × 3 कैसे लिखा। अरे भाई एचसीएफ निकाल, यहाँ पर प्राइम फ्रैक्शन निकालो ना, यहाँ पर प्राइम फ्रैक्शन क्या निकलेगा, 3 × 1 नहीं निकलेगा, यहाँ पर 6 का निकालो ना प्राइम फैक्टरेशन, 2 × 3। हमेशा जब नंबर आएगा तो उसको प्राइम फैक्टरेशन करना साइड में, और उसको यहाँ पर लिखना। ठीक है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। समझ में आ गया सबको? तो इसमें अंदर कॉमन क्या है मुझे बताओ, 3 कॉमन है, तो 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। और वेरिएबल के अंदर से कैसे हम मतलब समझेंगे कॉमन कौन सा, जैसे मैंने आपको सिखाया था। पहले हम एक्स को देखते हैं, एक्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक्स यहाँ पर एक बार है, तो कैसे कॉमन क्या होगा इसके अंदर, इसके पास एक ही एक्स है, इसके पास 2 एक्स है। तो एक्स मतलब x² के अंदर एक मतलब एक x उसके अंदर छुपा हुआ है, तो x दोनों के अंदर कॉमन है, तो हम लिख देंगे पहले वाला x, यहाँ पर x होगा। y में देखो, y इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो कॉमन क्या, y 1 होगा, कि y इन दोनों के पास है। एक y इसके पास भी है, एक y इसके पास भी है। ठीक है, पर इसके पास 2 y है, बट एक कॉमन कौन सा है, एक इसके पास y है, एक y इसके पास है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं y² के अंदर एक y छुपा हुआ है, इसका मतलब वो कॉमन है, इसके पास भी है, उसके पास भी है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या निकलेगा बच्चों, 3xy निकलेगा एचसीएफ। देखो उसका भी देखो यहाँ पर एचसीएफ 3xy ही निकला है। तो हम इस मेथड से जल्दी कर सकते हैं। जैसे हमें पता चला 3xy इज आवर एचसीएफ, हमारा एचसीएफ क्या निकला 3xy। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि 3xy जो हमारा एचसीएफ निकलेगा, अब ध्यान से सुनो जो मैं बोलता हूँ, 3xy जो हमारा एचसीएफ निकला, अब एचसीएफ के साथ आपको क्या करना है, पहला यहाँ पर जो टर्म है उसके साथ उसको डिवाइड करना है, और दूसरा यहाँ पर जो टर्म है उसके साथ उसको डिवाइड करना है। समझ में आ गया, डिविजन करना है आपको डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। तो पहला टर्म हमारे यहाँ पर क्या है, देखो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर 3x² जो है ना, इसके साथ आप डिवाइड कर दो क्या, एचसीएफ को, एचसीएफ जो आपका निकला उसके साथ उसको डिवाइड कर दो। और दूसरा टर्म यहाँ पर हमारा क्या, माइनस दे दो। यहाँ पर जो है 6xy का जो स्क्वायर है, इसके साथ भी आप क्या करो, जो एचसीएफ हमारा जो निकला है उसके साथ उसको डिवाइड करना है आपको। अब डिवाइड करो, कितना आंसर निकलेगा बताओ मुझे। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इसको आप डिवाइड करो, उसका आंसर क्या निकलेगा मुझे बताओ। हम पहले लिखेंगे 3x² बाय एचसीएफ क्या निकला हमारा 3xy को नीचे लिखो, तो डिवाइड हो रहा है ना, फिर यहाँ माइनस यहाँ पर दे दो, फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6xy का स्क्वायर, फिर एचसीएफ को डिवाइड कर दो, एचसीएफ कितना निकला हमारा 3xy। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो ऊपर 1y नीचे 1y कट गया, यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर x 1 है, तो यहाँ पर कट जाएगा, कितना x बचेगा, ऊपर यहाँ पर एक x बचा, ये 3 3 कैंसिल हो गया। तो मुझे बताओ कितना x हुआ, सिर्फ एक तो x हुआ। ठीक है, अच्छा अगर आपको आपको यहाँ पर समझने कैसे सर ने किया, तो मैं आपको और ईजियर वे में समझाना चाहता हूँ, और ईजियर वे में इसको आप कर सकते हो। ठीक है, और ईजियर वे में देखो इसको कैसे करना है। आप यहाँ कुछ बच्चों ने सर एक्सपैंड, जो आप एक्सपैंड पूरा एक्सपैंड करके किए नहीं आप, तो यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्टकट चला गया, मैं उसको पूरा एक्सपेंड करता हूँ, आप चिंता मत करो, पूरा एक्सपेंड इसको करते हैं। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ऐसे, क्वेश्चन क्या था 3x² बाई क्या था, एचसीएफ कितना था हमारा 3xy। ठीक है, यही था ना। अब देखो बच्चों मैं पूरा आपके लिए पूरा एक्सपेंड कर देता हूँ, 3 × x को यहाँ पर 2 बार लिखते हैं। ठीक है, x² है ना ऊपर, x को 2 बार लिखते हैं, y यहाँ पर 1 बार, बाय कितना 3xy है ना, इसको पूरा एक्सपेंड कर दो 3 × x × y। समझ में आ गया, माइनस, फिर इसको उसी तरह एक्सपेंड कर दो 6 × अब यहाँ पर आपको उसको एक्सपेंड करो। अब 6 को यहाँ पर 2 × 3 मत लिख देना, जो सिर्फ आपको वेरिएबल पार्ट को एक्सपेंड करना है यहाँ पर y × y। ठीक है, बाय यहाँ पर कितना हो गया 3 × x × y। यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब देखो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, y देखो यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर x ऊपर नीचे एक x था, ऊपर एक x कट गया, यहाँ पर 3 3 कैंसिल आउट हो गया। तो मुझे बताओ क्या रहा नीचे, सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा, और कुछ तो रहा नहीं, ऊपर सिर्फ x बचा और नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो x/1 1, जो x/1 क्या होगा x होगा, ये माइनस का साइन यहाँ पर दे दो। अच्छा यहाँ पर देखो ये y कैंसिल हो गया, ये x कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 1, ये 2 से गया। ठीक है, तो कितना बचा, सिर्फ 2y, यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचा, यहाँ पर y बचा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2y। तो फाइनल जो हमारा आंसर कितना निकला x - 2y, ये है हमारा फाइनल आंसर, मतलब x - 2y हमारा हुआ फैक्टर। तो अब देखो, तो अब इसको हम कैसे लास्ट में कैसे लिखेंगे इसको, देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। तो देयरफॉर करके हम लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन क्या गिवन था 3x²
-6 x y²। इसके अंदर हमने क्या कॉमन लिया, जो इन दोनों का एचसीएफ कितना निकला हमारा, इन दोनों का एचसीएफ कितना निकला 3xy। तो जैसे हमने 3xy इसके अंदर कॉमन लिया, किसके अंदर, मतलब इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर जैसे हमने 3xy कॉमन लिया, यहाँ पर कॉमन किसको लेना है, जो इन दोनों का जो एचसीएफ निकलेगा वही आपको यहाँ पर कॉमन लेना है। तो 3xy ऐसे लिख दो, इसको ब्रैकेट यहाँ पर दे दो, यहाँ पर जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव ऊपर यहाँ बोला नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन जो नहीं है आपको, उसी प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ इसको इन दोनों का एचसीएफ क्या निकला 3xy निकला। अब 3xy को क्या करना है, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन लेना है। बच्चों जब भी यहाँ पर कहीं आपको बोला जाएगा कि कॉमन लो, कॉमन का मतलब होता है डिवीजन। याद रख लो ये चीज़, आप एकदम पूरा याद रखो पूरा, कॉमन का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, मैंने क्या कहा कि इन दोनों के अंदर क्या कॉमन जाएगा, 3xy जो एचसीएफ होगा वो कॉमन जाएगा। तो 3xy जो कॉमन लेते हैं, 3xy जो हम कॉमन ले रहे हैं, किसके अंदर से कॉमन ले रहे हैं, मतलब ये जो पहला टर्म उसके अंदर से और ये दूसरा टर्म, इन दोनों के अंदर से हम 3xy को निकाल रहे हैं, उसके अंदर से 3xy को कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन का मतलब होता है डिवीजन। आप ये चीज़ याद रखो, कॉमन का मतलब होता है डिवीजन। हमको डिवीजन करना है। जब कोई आपको बोले 3xy कॉमन लेना है, जब आपको पता चले हाँ 3xy कॉमन लेना है, तो कॉमन मतलब होता है डिवीजन। इसका मतलब जो पहला टर्म के अंदर से 3xy आपको कॉमन लेना है, मतलब क्या, आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से कितना आंसर निकला आपका x निकला, तो यहाँ पर लिख दो x। ठीक है, अच्छा इसके अंदर से भी हमें क्या करना, 3xy ही कॉमन लेना है हमें यहाँ पर, इसको आप कॉमन लो तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, माइनस का वैसे रखो, यहाँ पर हो गया आपका 2y। तो हमने यहाँ पर कॉमन लिया कितना, जो डिवाइड हमने किया कितना आंसर, कॉमन का मतलब डिवीजन। तो 3xy को इसके अंदर से अगर आप कॉमन लोगे मतलब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना निकलेगा, 2y निकलेगा। तो ये है आपका फाइनल आंसर। अच्छा अब इसको आप सॉल्व करो, आपका ये आंसर निकल जाएगा। जैसे हमारा इसका, जैसे हम पहले क्या करते थे, मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन किया, ठीक है, 3xy ब्रैकेट के अंदर x - 2y। ठीक है, मैंने कहा इसको सॉल्व करो। तो हम जितना वर्कशीट 4 जो हम अभी तक करके आए हैं, कैसे हम सॉल्व कर रहे थे बच्चों, बताओ मुझे। पहले क्या होगा, जैसे मैंने सिखाया था, पहले साइन मल्टीप्लाई होगा, देन कांस्टेंट, देन वेरिएबल। तब इसको आप सॉल्व करो तो कितना आंसर निकलेगा, बताओ मुझे। 3x यहाँ पर कितना हो गया x² माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर निकलेगा 6 निकलेगा, फिर यहाँ पर निकला x एंड y का स्क्वायर। अब ये सब ये जो मैंने आपको अभी यहाँ पर सिखाया बच्चों, ये हम अभी तक मतलब पीछे से कर करके आ रहे थे, तो वर्कशीट 4 तक हमने ये सब किया हुआ है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझो, फैक्टर्स का मतलब तो उसको उल्टा, आपको उसको उल्टा जाना है। पहले हम क्या कर रहे थे, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर था। अब यहाँ पर उलट चुका है सब, यहाँ पर सिचुएशन मतलब चेंज हो चुका है। अब हमें ये क्वेश्चन गिवन है, अब हमें किस फॉर्म में लाना है, अब हमें इस फॉर्म में लाना है। समझ में आएगा, फैक्टर्सन का मतलब क्या, उल्टा जाना है आपको। पहले आपको दोबारा में बोलता हूँ, पहले आपको ये क्वेश्चन गिवन होता था, आप इसका आंसर ये लिखते थे, ऐसे सॉल्व करके इसका आंसर लिखते थे। मतलब पहले आपको क्वेश्चन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऐसे गिवन होता था, तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकालते थे। फैक्टराइजेशन का मतलब है, मतलब क्वेश्चन आपको ये गिवन होगा, मतलब आपका जो पिछला वर्कशीट 4 में जो आंसर आप निकाल रहे थे, आंसर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन था वो आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया। तो आपका क्वेश्चन ये था और आंसर ये था, पिछले जो वर्कशीट 4 तक जब हमने सिंप्लीफिकेशन मतलब करके आए हैं जो। अब यहाँ पर सिचुएशन उलट गया है, ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको इस फॉर्म में कैसे लाना है, इसी तरह आपको लाना है। मतलब पहले एसिफ लोगे, कॉमन लोगे, ऐसे निकालना है आपको। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट कैसे मैंने किया है। तो चलता हूँ, इस वीडियो को बेंड करते हैं, लास्ट प्रॉब्लम इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा, किसी का भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन मतलब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है उसको तो बुक में सॉल्व किया गया है, बट मैं आपको और एक मेथड से, डिफरेंट मेथड से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे बच्चों हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, 8x³ y का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या गिवन है 36x y⁴। ठीक है, माइनस 24x का स्क्वायर y⁴। अच्छा, यह हमारा क्वेश्चन, हमें बोला है कि एचसीएफ निकालना है और फैक्टराइज करना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टर्म एंड फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। पहले एचसीएफ निकालो और फिर उसके बाद फैक्टराइज करो। तो पहले हमारा एचसीएफ निकालना है हमें। एचसीएफ का मेथड कैसे मैंने आपको सिखाया था, देखो आपको जल्दी जल्दी कैसे करना है। तो हमें एचसीएफ पहले निकालना है, फिर उसके बाद फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज करने के लिए भी वो अगर डायरेक्टली बोल देता है यहाँ पर, अगर सपोज ये क्वेश्चन नहीं देता, डायरेक्ट बोलता है फैक्टराइज करो इसको, तो फैक्टराइज करने के लिए हमें तो एचसीएफ निकालना ही पड़ेगा ना। स्टेप नंबर 1 है कि आपको एचसीएफ निकालना ही पड़ेगा। एचसीएफ जो निकालोगे उसके साथ, एचसीएफ जो निकालोगे उसके बाद क्या करोगे, इन सब में वो चीज़ क्या करोगे, कॉमन लोगे, मतलब डिवीजन आपको करना है एचसीएफ के साथ। तो पहला हमारा काम क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालो, जैसे मैंने आपको सिखाया था। तो जितने यहाँ पर टर्म्स गिवन है सबका कांस्टेंट पार्ट यहाँ पर आप लिख लो। जितने यहाँ पर टर्म्स गिवन है सबका क्या करो, कांस्टेंट पार्ट लिख लो। तो मुझे बताओ 18 को कैसे लिखोगे आप। जो भी कांस्टेंट पार्ट है उसको हम रफ में यहाँ पर लिख लेते हैं, 18, 36 एंड 24। ठीक है,
तो 18 का क्या होगा मुझे बताओ, 36 का क्या होगा, 24 का बताओ। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, कैसे मैं बोलो कैसे। सर आप काम कीजिए ना, इसको आप टाइम पार्टीशन कर दीजिए। ठीक है, कर देते हैं। 9 ये हो जाए कितना, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब तो होगा नहीं। ठीक है, तो बच्चों 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो अब यहाँ पर नहीं, अब डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे। अच्छा यहीं पे लिखो, यहीं पे लिखो, नहीं तो यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट अब सिखाना चाहता हूँ, तो अब रफ में ही कर लो। 18 को क्या लिखोगे बताओ मुझे, 18 को क्या लिखोगे, 2 × 3 × 3। आपको नंबर यहाँ पर मिला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 36 है ना, तो 36 को कैसे लिखेंगे हम बताओ। 36 के प्राइम से निकालो, तो ये हो 2, ये हो गया आपका 18, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 3, ये होगा 3। तो यहाँ पर देखो कितना हुआ, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो नेक्स्ट नंबर क्या है, 24 है ना। अब 24 का निकालो, तो 24 क्या 2 से करो कितना हो जाएगा, 12 हो गया। ये 2 से करो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 2 से 3, ये हो गया आपका 3। समझ में आ गया। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 × 2 × 2 × 3। आप इस तरह भी एचसीएफ निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे, 18, 36, 24 का डायरेक्ट जो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखे हो क्लास 6 में, आप उस मेथड में भी कर सकते हो। उससे वैसे और जल्दी निकल जाएगा एचसीएफ। नंबर, सिर्फ नंबर के बारे में बोल रहा हूँ, सिर्फ कांस्टेंट पार्ट का। तो यहाँ हमने 18 को लिखा, 2 × 3 अब इसको इंटू कर देखो, 18 आएगा। 3 × 3 9 तो 18। ठीक है, अब इसको भी ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो कि इनको मल्टीप्लाई करने से 36 आ रहा है कि नहीं। देखो 9 ये हो गया 18, ये 36 हो रहा है, ये 6, ये 24 हो गया। तो इसका अंदर कॉमन कौन सा, ये 2 यहाँ पर है, देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ये एचसीएफ में पहला जो क्या हो गया, क्या 2 हो गया। नंबर के मैं भी कर रहा हूँ, 2 हो गया। और यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर एक 3 है, और यहाँ पर एक 3 है। तो 3 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा बताओ। और तो यहाँ पर एक 3 है, और यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर तो 3 नहीं है। यहाँ पर इसके पास एक 3 है, यहाँ इसके पास एक 3 है, इसके पास 3 नहीं है। तो ये 6 ही हो गया हमारा। तो कांस्टेंट पार्ट का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब मुझे वेरिएबल पार्ट को मैंने आपको सिखाया है, क्योंकि यहाँ पर एक्स 3 है, 3 बार है, यहाँ पर एक्स 1 बार है, यहाँ पर एक्स क्या है, 2 बार है। तो सबसे कम होगा ना बच्चों, वही कॉमन होगा। ऐसे समझो, नहीं तो 3 है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 2 है, तो एक्स ही होगा कॉमन ना, और क्या होगा। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। जो छोटा होगा ना, सबसे कम होगा, वही वही सबके अंदर होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो वाई यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर वाई 4 बार है, यहाँ वाई 3 बार है। तो कम कौन सा, वाई 2 बार, तो वाई 2 बार ही सब में होगा। तो वाई का स्क्वायर हो गया हमारा एचसीएफ। तो बच्चों हमें एचसीएफ यहाँ पर मिल चुका। तो एचसीएफ कितना निकला, 6xy का स्क्वायर। देखो कितना जल्दी हो गया हमारा। अब वेरिएबल को छोटा देखो वही सब में होगा ना। ठीक है, चलो तो हमारा एचसीएफ निकल कितना आया, 6xy का स्क्वायर। अच्छा अब क्या करो, इन सब में हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। अब हमें फैक्टराइज करना है। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, यहाँ बोला ना फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टर्म्स, हमने एचसीएफ निकाल दिया। ठीक है, 6xy स्क्वायर निकला। फिर यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर बोला फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। अब इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं हमें पता है, बताओ कैसे होगा। फैक्टराइज क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे और एक बार। 36 यहाँ पर x y⁴ माइनस 24 x का स्क्वायर y⁴। ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर अच्छे से समझाया था कैसे डिवीजन लेके करना है आपको। अब यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करो। तो इसके अंदर क्या कॉमन लोगे बताओ। अरे जो एचसीएफ है बच्चों वही कॉमन लेना है। मैंने आपको पिछले स्लाइड में समझाया था ना, जो एचसीएफ होगा वही कॉमन जाएगा सबके अंदर। मतलब सबके अंदर 6xy का स्क्वायर क्या होगा, डिवाइड होगा, सबके अंदर डिवाइड होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 6xy स्क्वायर को कॉमन लिया है यहाँ पर। तो कॉमन लेने के बाद इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर मतलब कौन कौन से, यहाँ सॉरी बच्चों यहाँ पर थोड़ा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो मुझे आप बताओ, मुझे सोच के बताओ कि हम अगर डिवीजन करेंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, मुझे बताओ। इस ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, अब मुझे हमें सोचना है। तो हमें क्या करना है, 6xy का स्क्वायर सब में सबके साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पर समझो, आपको यहाँ पर माइंड में करना है। मैंने आपको सिखा दिया मेथड, ईच एंड एवरी टर्म के साथ कैसे आप डिवाइड करोगे। जो एचसीएफ जो हमारा निकला, डिवाइड करने के बाद जो आंसर का अब यहाँ पे इसको लिख दो। तो मैं आपको पहले ओरली समझाऊंगा, फिर आपको लिख के यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो ओरली हम कैसे डील करेंगे। यहाँ पे देखो ये 18 है ना, यहाँ पे 6 है ना। तो मुझे इसके अंदर मुझे पता है इसके साथ 6xy के स्क्वायर को क्या करना है, डिवाइड करना है। मुझे पता है डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखो मन नहीं ऐसे करो, मन से करो। 6 से काटो, यहाँ पर कितना एक कट जाए, कितना 3 हो जाएगा। तो ये नंबर हो गया आपका 3 यहाँ पर कांस्टेंट का हो गया। अब वेरिएबल का देखो, यहाँ पर 3x है, x यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 1 बार है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1x इसके अंदर से 1x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा, x⁴ बचेगा। समझ में आ गया। ठीक है,
यहाँ पर वाई 2 बार है, वहाँ वाई 2 बार है, तो वाई 2 बार तो यहाँ 2 बार क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। समझ में आ गया। प्लस देखो मैं आपको नीचे करके फिर दिखा देता हूँ। ऐसे मन में करोगे, उसको समझ में नहीं आया मन में कैसे करते हैं तो उसको आप ऐसे कर सकते हो, इसे डिवाइड करके देख लो। समझ में नहीं आया तो देखो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये ऊपर वहाँ एक्स 3 बार है, यहाँ पे एक्स 1 बार है, तो ऊपर कितना एक्स बार, एक्स 2 बार बचा यहाँ पर, ये कट गया कितना 3 हुआ, तो कितना हुआ फाइनल 3x² हुआ आंसर। देखो यहाँ पर वही है। अच्छा इसको आप मन से करो, चलो मन से करो, ये 6 देखो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा कांस्टेंट। बस आपको इसको लोएस्ट टर्म करना है, एक 6 इसको कैंसिल करो, कितना हो जाएगा लोएस्ट टर्म करके इसको काटना है, सिर्फ आपको काटना है, जिसको काटने आता है वो कर लेगा। 6 से काटो कितना हो जाएगा 6 होगा ना। अब वेरिएबल करो, यहाँ पर देखो एक्स यहाँ पर कितना है, डिवाइड करना है हमें, देखो एक्स यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, कैंसिल हो गया, एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा कुछ नहीं है, एक्स तो रहा ही नहीं, एक्स तो एग्जिस्ट नहीं किया। वाई यहाँ पर 4 बार है, वाई यहाँ पर 2 बार है, तो ऊपर जो वाई 4 बार है नीचे तो वाई 2 बार है, इसको काटो यहाँ से कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिख दो वाई का स्क्वायर हो गया आपका, और कुछ तो बचा ही नहीं। ठीक है, अब देखो मैं इसको नीचे यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। क्या हुआ 36 एक्स वाई टू द पावर 4 था ना, बाय कैसे करना है हमें 6, वही सेम एस सी एफ 6x वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये पहले कांस्टेंट काटो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो गया, यहाँ पर देखो x कैंसिल हो गया, वाई 4 बार, वाई यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर वाई 2 बार, ऊपर वाई यहाँ 4 बार, तो वाई यहाँ पर वाई ऊपर का वाई 2 बार, नीचे का वाई 2 बार कैंसिल हो गया, क्या बचेगा वाई 2 बार यहाँ पर। ठीक है, तो देखो 6y² निकला हमारा आंसर। ठीक है, अगर आपको ओरली में दिक्कत हो रहा है तब ऐसे इसे लिख के करो, आप इनिशियल लेवल में स्टार्टिंग लेवल में आप इसको लिख के करो, बाद में इसको हम चेंज कर, बाद में इसको आप जब सीख जाओगे तो मन में करना। अब देखो यहाँ पर 6 से कांस्टेंट कैंसिल करो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब वेरिएबल का देखो एक्स यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार, तो उसको मैं क्या करो, अब ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको और एक भी यहाँ पर मेथड बता रहा हूँ। हमें वेरिएबल को क्या करना है, डिवाइड करना है ना, तो डिवीजन में क्या है पता है, जब डिवीजन का बेस इक्वल हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ बेस इक्वल है और पावर, जैसे हमने एक्सपोनेंट चैप्टर हमने खत्म कर लिया है, बेस इक्वल है डिवीजन है रिलेशन, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आप ऐसे समझो, यहाँ पे ऐसे समझो, मैं और एक मेथड यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर x 3 है, यहाँ पर x 1 बार है, तो 3 - 1 कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पर y 2 बार है, वहाँ y 2 बार, 2 - 2 कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो y टू द पावर 0 क्या होगा, y टू द पावर 0 वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वही 3x² ही निकला। ठीक है, और एक मेथड आप इसको अब समझ सकते हो, यहाँ पर देखो x यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार, तो कौन यहाँ पर देखो रिलेशन क्या है दोनों का, ये जो x का और ये x का क्या रिलेशन है, डिवीजन है, पावर दोनों का क्या है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। अगर बेस, अगर रिलेशन में डिवीजन हो, मतलब उनका बेस अगर क्या हो इक्वल हो और रिलेशन डिवीजन हो, तो पावर क्या होता है माइनस होता है। हम एक्सपोनेंट का लॉ हम पढ़े हैं, तो 1 - 1 कितना x टू पावर 0 वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अब ऐसे भी समझ सकते हो, y यहाँ पर 4 बार है, y यहाँ पर 2 बार, दोनों का देखो बेस इक्वल है, तो और रिलेशन क्या डिवीजन है, तो क्या हो जाएगा पावर माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 2 होगा देखो यहाँ पर। अच्छा चलो अब मुझे यहाँ पर बताओ कैसे होगा, यहाँ पर x 2 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, दोनों का रिलेशन क्या डिवीजन, पावर जो बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा सिर्फ x टू द पावर 1 रहेगा, मतलब x टू द पावर दैट इज x। y यहाँ पर 3 बार, y यहाँ पर 2 बार, तो 3 से 2 को यहाँ पर माइनस करो कितना हो जाएगा y 1 बार होगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। आपको एग्जाम में यही करना है, एसएफ निकालना है ऐसे। आपको एग्जाम के सीट पेपर में इतना ही चीज़ होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ मत करना। इससे ज़्यादा जो चीज़ मैं यहाँ पर किया हूँ वो आपको सब समझाने के लिए। आपको एग्जाम में ऐसे क्या आप डिवीजन करके देखोगे, नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, सोचोगे मन में। आप इसका जितना प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना ही आप इसमें बेहतर होते जाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आई थिंक बहुत लंबा, उतना लंबा थोड़ा वीडियो हो गया, क्या करें, बट आपको समझाना था। मुझे लगता है बहुत बच्चे ये कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे, किसी का डाउट नहीं रहेगा। अगर किसी का डाउट रहता है तो और एक बार इस वीडियो को देखेगा, समझ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाया सारे कॉन्सेप्ट। तो और जब हम एक्सरसाइज जब करेंगे, वर्कशीट 5 जब करेंगे, तो और भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते होते जाएंगे। बट मेरा आपको एक सजेशन है कि पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, फिर वर्कशीट 5 का क्वेश्चन हम लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मतलब वर्कशीट 5 में जो पहला क्वेश्चन को करेंगे हम। इतना वीडियो जो समझ गया होगा ना बच्चों, मैं बोलता हूँ, इतना जो मैंने जो समझाया ना, इतना अगर कोई ध्यान से देख के समझ गया होगा ना, उसका वर्कशीट 5 विदिन 10 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, विदिन 10 मिनट्स में। ठीक है, 10 मिनट मैं आपको गारंटी देता हूँ, 10 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा वर्कशीट 5 का, वर्कशीट 6 का, जिसका मैं फैक्टरेशन का और एक मेथड है मैं आपको सिखाऊंगा। बट अब वर्कशीट 5 को तो आप 10 मिनट में 5 मिनट में खत्म कर सकते हो, अगर ये कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ चुके हो, जो मैं समझाना चाहता हूँ। जो इसमें के अंदर मैं जो आपको बुक का मेथड जो बताया उसका फॉलो मत करो, बस आपको जानने के लिए था कि हाँ जान लो कैसा होता है बुक का मेथड। बुक का मेथड में आपको उतना कुछ समझ में नहीं आएगा। जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ बच्चों, वो बेस्ट मेथड है, उस मेथड से आपको करना है, वैसे करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। बाय बच्चों।